हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट, जो हमारे न्यू पैटर्न एग्ज़ाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है इस बार एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे उल्लेख करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हम लोग समझ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, यह निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है। तो चलिए हम लोग निम्नलिखित बातों के बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इस संस्कृति में नगरों में सड़कों का निर्माण किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का निर्माण किया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और चौराहों का निर्माण करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का निर्माण किया गया था जो सड़क एक दूसरे से मिलकर समकोण पर काटती थी और चौराहों का निर्माण करती थी। तो इससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। यह फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब इसका सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। मकान का विन्यास जालों के समान है। इन मकानों में आराम की सभी व्यवस्थाएं थी। मकान पक्की ईंटों के थे और सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो वहाँ के मकान थे सो ईंटों के पक्का मकान बना हुआ था और वह जालीनुमा यानी आरामदायक मकान वहाँ पे बनाया गया था। तो इससे भी यह पता चलता है कि वह शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी एक शहरी सभ्यता थी। अब तीसरा पॉइंट इसका देख लेते हैं। नगरों के गंदे पानी को निकालने के लिए पक्की ढकी नालियों की व्यवस्था की गई थी और नगरों की जो गंदे पानी है उसे निकालने के लिए पक्की एवं ढकी नालियों का व्यवस्था की गई थी, जैसे आजकल शहरों में है। इससे भी पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। 4 पॉइंट में है इसका, अनेक घरों में स्थान आदि के लिए कुएं मिले हैं और अनेक घरों में सिंधु घाटी सभ्यता के समय सभी घर में कुछ घरों में कुएं मिले हैं, जिससे यह भी पता चलता है कि वहाँ उस जमाने में भी ऐसे सब तरह की व्यवस्था की गई थी। अब इसका 5 पॉइंट में देख लेते हैं। विशेष अवसरों के लिए सार्वजनिक स्नानागार बनाए गए थे और विशेष प्रोग्राम के लिए वहाँ पे सार्वजनिक स्नानागार बनाए गए थे, जिससे यह 5 पॉइंट से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गुप्त काल के इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल के इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। गुप्त काल के इतिहास के स्रोत निम्नलिखित है। पहला स्रोत के बारे में हम लोग जान लेते हैं, साहित्यिक स्रोत। पहला क्या है? साहित्यिक स्रोत। विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षसम लिखा था। विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षसम लिखा था, जो गुप्त काल के उदय के बारे में विवरण प्रदान करता है। जो गुप्त काल के उदय के बारे में विवरण प्रदान करता है। चीनी यात्री फहियान द्वारा छोड़े गए सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पांडुलिपि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए थे, और चीनी यात्री फहियान द्वारा छोड़े गए सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो पांडुलिपि थे उससे भी यह पता चलता था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय था। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, शिलालेख। महरौली लोह स्तंभ शिलालेख, इसमें चंद्रगुप्त की उपलब्धियां लिखी गई है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों का वर्णन है। और इससे भी यह पता चलता है कि क्वेश्चन क्या था, इससे भी यह पता चलता है कि गुप्त काल का इतिहास इसी से मिलता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, सिक्कों द्वारा भी गुप्त काल की किंवदंतियाँ तथा आंकड़े उकेरे गए हैं। सिक्कों द्वारा भी ऐसे गुप्त काल के इतिहास के बारे में भी पता लगाया गया है। ये सिक्के सोने के गुप्तों द्वारा किए गए उपाधियों और बलिदानों के बारे में जानकारी देता है
और जो सिक्के हैं, जो गुप्त काल के सिक्के हैं, वह गुप्तों द्वारा किए गए उपलब्धियों तथा बलिदानों के बारे में जानकारी देता है। तो इस प्रकार हम लोग गुप्त काल के इतिहास के बारे में समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है, अस्थाई बंदोबस्त के गुण दोष की विवेचना करें। अस्थाई बंदोबस्त के गुण और दोष की विवेचना करें। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के गुण और दोष निम्नलिखित है। पहला देख लेते हैं गुण के बारे में। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत के साथ किसानों की हालत में सुधार होने लगा और उनके खेतों में समृद्ध फसलें उगने लगी। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत के समय किसानों की हालत में सुधार होने लगी तथा उनके खेतों में समृद्ध फसलें उगने लगी, बहुत सारे फसलें उगने लगी। सेकेंड पॉइंट इसका देख लेते हैं, कृषि के विकास ने राष्ट्र के व्यापार तथा वाणिज्य को प्रभावित किया। नतीजा जनन बंगाल भारत में सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक बन गया, और बंगाल है सो भारत में सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक बन गया। अब इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इसने प्रतिवर्ष राजस्व तय करने की समस्या को दूर किया। इसने सो प्रतिवर्ष राजस्व तय करने की समस्या को दूर किया। कौन किया? तो अस्थाई बंदोबस्त। इसके अलावा निश्चित राजस्व ने किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाया, और अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा है सो जो पहले जमींदार है सो शासन करते थे, उससे भी बचाया गया किसानों को। तो यह गुण था अस्थाई बंदोबस्त का। अब नेक्स्ट इसका देख लेते हैं दोष के बारे में। तो इसका फर्स्ट पॉइंट में, चूंकि राजस्व तय किया गया था, इसने कंपनी की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चूंकि किसानों पर है सो जो राजस्व है सो तय कर दिया गया था पहले से, जिससे कंपनी पर है सो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इस बंदोबस्त ने जमींदारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली ने जमींदारों को प्रतिकूल प्रभावित किया, क्योंकि अगर वे अपनी ज़मीन बेची गई, कंपनी को राजस्व की निश्चित राशि जमा करने में विफल रहे। क्योंकि अगर वे ज़मीन जो खरीदते थे किसानों से, जो हड़पते थे ज़मींदार, उसको सो अपना टैक्स के रूप में कंपनी को देना पड़ता था, जिससे सो इस बंदोबस्त के आने से उसके पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे वह टैक्स भी नहीं देने सकते थे। तो हम लोग अब अस्थाई बंदोबस्त के गुण तथा दोष के बारे में समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया हुआ है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़े। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़े। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग समझिएगा। गांधी जी ने अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ाद कराने के लिए विभिन्न आंदोलन और सत्याग्रह किया था, जिनमें नमक सत्याग्रह या नमक कानून तोड़ो आंदोलन का भी प्रमुख स्थान है। गांधी जी ने सो देश को आज़ाद करने में बहुत सारे आंदोलन किए थे तथा सत्याग्रह किए थे, जिनमें से नमक सत्याग्रह है सो इसमें से एक प्रमुख है। यह सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को हुआ था। नमक सत्याग्रह आंदोलन है सो 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था। नमक कानून तोड़ो आंदोलन को दांडी मार्च भी कहा जाता है, और नमक कानून तोड़ो आंदोलन को दांडी मार्च भी कहा जाता है। इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा, और इसका सो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अब इसका आगे हम लोग देख लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर दांडी मार्च का प्रभाव अधिक पड़ा, क्योंकि नमक सत्याग्रह से भारतीय लोगों में देशभक्ति की भावना तेजी से जागने लगी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर दांडी मार्च का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा, क्योंकि नमक सत्याग्रह से भारतीय लोगों में देश के भक्ति में भावना
तेजी से जागने लगी। स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत उत्साहित हो गए थे। नमक कानून से देश में उत्साह की लहर दौड़ गई थी और नमक कानून से देश में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। नमक कानून तोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था और नमक कानून तोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 ईस्वी में ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। आगे चलकर स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों ने अंग्रेज़ों की गुलामी से भारत को आज़ाद कराने के लिए जन धन और प्राणों की आहुति भी दी थी। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तेजी के साथ प्रसार हुआ। यही कारण है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी में अंग्रेज़ों की गुलामी से भारत आज़ाद हुआ था और इन्हीं सारे आंदोलन और सत्याग्रह के चलते हमारा भारत अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किताब उल हिंद के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हम लोग समझ लेते हैं। किताब उल हिंद, इस ग्रंथ की रचना उज़्बेकिस्तान के यात्री अल बेरूनी द्वारा अरबी भाषा में की गई थी। किताब उल हिंद की रचना अल बेरूनी द्वारा की गई थी, वो भी अरबी भाषा में। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट थी। अल बेरूनी का जो किताब था उसकी भाषा सरल थी। इसमें कुल 80 अध्याय हैं और इस किताब में कुल 80 अध्याय हैं, जिसके मुख्य विषय धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमितिया, रीति रिवाज तथा प्रथा, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विद्या, मूर्तिकला, कानून, मापदंड विज्ञान आदि है। उसने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है और किताब उल हिंद में प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया है। प्रारंभ में एक प्रश्न, फिर संस्कृतिवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों की एक तुलना है। अल बेरूनी गणित का भी प्रेमी था, इसलिए गणित का भी जिक्र है। उसने अपने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया है। अल बेरूनी के द्वारा जो किताब लिखा गया था उसमें अरबी भाषा का प्रयोग किया गया है। उसकी कृतियाँ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए समर्पित है और उसकी जो कृतियाँ हैं वो उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में जो रहने वाले लोगों हैं उसके लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर के दरबार में नवरत्न के बारे में आप क्या जानते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। अकबर के दरबार में निम्नलिखित नवरत्न थे: अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, अब्दुल रहमीन खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, फेजी एवं हकीम हुकाम। ये सभी अपने क्षेत्र के अत्यंत प्रवीण और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ये जो 9 रत्न है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं वे अपने अपने क्षेत्रों में प्रवीण तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। मुगल दरबार में इनका बड़ा योगदान था और मुगल दरबार में 9 रत्नों का बड़ा योगदान था। इसका आगे हम लोग देख लेते हैं। अब्दुल फजल अकबर के दरबारी और नवरत्नों में प्रमुख थे। उन्होंने
ही अकबरनामा और आइन अकबरी नामक ग्रंथों की रचना की थी। अबुल फजल जो थे सो अकबरनामा तथा आइन ए अकबरी नामक पुस्तक का रचना किए थे। वे धर्म, साहित्य, इतिहास और दर्शन शास्त्र के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। जो अबुल फजल थे सो धर्म, साहित्य, इतिहास तथा दर्शन शास्त्र के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। उनमें अभूतपूर्व रचनात्मक प्रतिभा थी। उनमें सो अभूतपूर्व रचनात्मक प्रतिभा थी। बीरबल कुशाग्र बुद्धि वाले, विनोद प्रिय व्यक्ति थे। उनकी सलाह पर अकबर अनेक समस्याओं का हल आसानी से कर पाता था। बीरबल की सलाह से अकबर है सो बहुत सारे समस्याओं को आसानी से हल कर लेते थे। अब टोडरमल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अकबर के वित्त मंत्री दीवान ए अशरफ थे। अकबर ने उन्हें साम्राज्य की भूमि की मापी का काम सौंपा था। टोडरमल को सो साम्राज्य का जो भूमि मापन होता था उसका काम सौंपा था। उनके द्वारा कराया गया भू सर्वेक्षण आगामी शासकों के लिए आधार बन गया। अब तानसेन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तानसेन के बारे में महान संगीतज्ञ थे। तानसेन थे सो महान संगीतज्ञ थे। उन्होंने कई रागों का निर्माण किया। उस समय में ही गुरुपद गायन शैली का विकास हुआ। फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे। फैजी जो थे सो अबुल फजल के बड़े भाई थे। वे दीन इलाही के कट्टर समर्थक और अनुयायी थे। जो फैजी थे सो दीन इलाही के कट्टर समर्थक और अनुयायी थे। वे अकबर के दरबार में राजा कवि के पद पर आसीन थे। फैजी थे सो राजा के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन थे। अब्दुल रहमीन खान खाना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक मनसबदार भी थे। वे एक सहृदय कवि थे। अब्दुल रहमीन खान खाना थे सो एक कवि थे। रहीम बेरम खां के पुत्र थे। अब्दुल रहमीन खान खाना थे सो रहीम बेरम खां के पुत्र थे। उन्होंने हिंदी में बरवे छंद में नायिका भेद और दोहों की रचना की थी। उन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल रहमीन खान खाना थे सो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। तो इस प्रकार हम लोग अकबर के शासनकाल में जो 9 रत्न थे उसके बारे में हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण पर प्रकाश डाले। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डाले। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। उसके अंत होने के कई कारणों का अनुमान लगाया गया है। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है उसके बहुत सारे कारण है। उसके अंत होने के कई कारणों का अनुमान लगाया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन कारण है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। सो एक एक करके पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हड़प्पा के पतन का मुख्य कारण प्रकृति प्रकोप जैसे बाढ़, भूकंप अथवा महामारी होने का माना गया है। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है उसका मुख्य प्रकृति प्रकोप माना गया है। परंतु इस सभ्यता के 7 स्तर मिले हैं, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि इस युग के नगर कई बार उजड़े और बसे हैं। और परंतु इस सभ्यता के 7 स्तर मिले हैं। इसके आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता था इसका शासन बहुत बार उजड़े हैं और बहुत बार बसे हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट। कालांतर में जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा के बंजर या ऊर्वर होने की संभावना
व्यक्त की गई है, जिससे यह सभ्यता समाप्त हो गई हो। कालांतर में जलवायु परिवर्तन के कारण भी ऐसा बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ होगा और समाप्त हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। इस बात के भी प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता पर विदेशी बार्बर जातियों के आक्रमण हुए हैं, और इस बात पर भी हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पर बाहरी आक्रमण भी हुए हैं। ये आक्रमण हड़प्पा के पतन के कारण हो सकते हैं, तथा जो बाहरी आक्रमण है उससे भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण हो सकता है। अब इसका फोर्थ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में है मोहनजोदड़ो के खंडहरों में बहुत भारी संख्या में स्थिर पंजर प्राप्त हुए हैं। इन स्थिर पंजरों में कुछ कंकाल स्त्रियों के और कुछ बालक बालिकाओं के हैं। ये कंकाल कुछ बड़े कमरों, सीढ़ियों तथा गलियों में मिले हैं। इनमें किसी बार्बर आक्रमण और सामूहिक हत्या का अनुमान करना अनुचित नहीं लगता है। और मोहनजोदड़ो के जो खंडहरों से हमें यह प्राप्त हुआ है कि बहुत सारे स्थानों पर, कहीं घर में, कहीं सीढ़ी में, कहीं गली में है सो बहुत सारे कंकाल मिले हैं, और इससे हम लोग यह अनुमान कर सकते हैं कि बार्बर आक्रमण और सामूहिक हत्या का अनुमान करना अनुचित नहीं है। अब इसका 5 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इतिहासकारों ने यह भी व्यक्त किया है कि अंततः यह सभ्यता आर्यों जैसी एवं बलशाली जाति के निरंतर तथा सुनियोजित आक्रमण के कारण विनष्ट हो गए हो। और इतिहासकारों ने यह व्यक्त किया है कि अंततः सभ्यता आर्यों जैसे एवं बलशाली जाति के निरंतर तथा सुनियोजित आक्रमण के कारण भी नष्ट हो गए हो। इससे यह इस 5 पॉइंट से हम लोग को यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है, काला शहर और गोरा शहर में अंतर स्पष्ट करें। काला शहर और गोरा शहर में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। ब्लैक टाउन और वाइट टाउन दोनों नस्ली शब्द थे। वाइट टाउन और ब्लैक टाउन ऐसे दोनों नस्ली शब्द थे जो अंग्रेजों द्वारा उत्पन्न किए गए थे। इसमें निम्नलिखित अंतर थे। अब हम लोग एक एक करके इसके अंतर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ब्लैक टाउन भारतीयों की बस्तियां थी। ब्लैक टाउन थी सो भारतीयों की बस्तियां थी। वाइट टाउन अंग्रेजों की बस्तियां थी, और वाइट टाउन थी सो अंग्रेजों की बस्तियां थी। सेकेंड पॉइंट में है, ब्लैक टाउन गंदे होते थे तथा यहाँ बीमारी फैलने का डर होता था, जबकि वाइट टाउन साफ सुथरे होते थे और बीमारी महामारी से मुक्त थे। ब्लैक टाउन था सो हिंदुस्तानियों का होता था, जिससे वहाँ का जो ब्लैक टाउन था सो बहुत गंदे होते थे और जिससे बीमारी फैलने का बहुत डर होता था, तथा वाइट टाउन अंग्रेजों का होता था तथा साफ सुथरा होता था, जिससे वहाँ पे बीमारी तथा महामारी फैलने का डर नहीं लगता था। अब इसका थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ब्लैक टाउन के मकान परंपरागत ढंग के ढलानी मकान थे। वाइट टाउन के मकान सुंदर होते थे और इनके आसपास छावनियाँ भी होती थी। ब्लैक टाउन के मकान है सो परंपरागत ढंग से होते थे, जो पहले जिस तरह बनाया गया था उसी तरह से बनाए गए थे। और वाइट टाउन है सो सुंदर तथा उसके आसपास छावनियाँ भी बनाई गई थी। अब इसका 4 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ब्लैक टाउन में भारतीयों अर्थात अश्वेत के रहने के कारण उन्हें ब्लैक कहा जाता था, जबकि वाइट टाउन अंग्रेजों अर्थात श्वेत के रहने के कारण वाइट कहा जाता था। अब इसका 5 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। वाइट टाउन की किलेबंदी होती थी। वाइट टाउन की ये सो चारों तरफ से किलेबंदी होती थी, यानी घेराया जाता था, जबकि ब्लैक टाउन किले के बाहर होती थी, तथा जो ब्लैक टाउन था सो किले के बाहर होती थी।
अब इसका 6 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। कारखाने और दफ्तर व्हाइट टाउन के अंतर्गत किले के अंदर ही होते थे। कारखाने और दफ्तर व्हाइट टाउन के अंतर्गत किले के अंदर ही होते थे। इसका 7 पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं। ब्लैक टाउन में अक्सर शोरगुल होता रहता था, जबकि व्हाइट टाउन शांत क्षेत्र था। तो इस प्रकार हम लोग ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन के बारे में हम लोग 7 अंतर हम लोग समझ गए। तो आप लोग भी इसी प्रकार एग्जाम में लिखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है, कृष्ण देव राय का व्यापारियों के प्रति क्या दृष्टिकोण था। कृष्ण देव राय का व्यापारियों के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। कृष्ण देव राय का व्यापारियों के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही प्रशंसनीय या कृष्ण देव राय ने व्यापारियों के विषय में अभुक्त माल पद में लिखा है कि एक राज अपने बंदरगाहों की सुधारना चाहिए। एक राजा अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ा, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का खुले और आयात किया जा सके। उसे प्रबंध करना चाहिए कि उन विदेशी नाविकों जिन्हें तुम्हारे बीमारी या थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ता है कि भली भांति देख की जा सके। सुंदर देशों के व्यापारियों जो हाथियों और अच्छे घोड़ों का आयात करे हैं वो को राजा बैठक में बुलाकर तोहफे देकर तथा उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ संबंध करना चाहिए। ऐसा करने पर ये वस्तुएं कभी भी तुम्हारे दुश्मनों के पास नहीं पहुंचेगी। जिससे यह पता चलता है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आसानी से हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। रोलेट एक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रोलेट एक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। रोलेट एक्ट 1914 से 1918 के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। रोलेट एक्ट 1914 से लेकर 1918 के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास के अनुभूति दे दी थी यानी कि जेल में बंद करने का अनुमति दे दी थी। बाद में कठोर उपायों को जारी रखने के लिए सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति के सुझाव पर भारतीयों के विरोध के बावजूद रोलेट एक्ट पास कर दिया गया था। इसके अंतर्गत राजनीतिक शक्तियां सरकार को दे दी गई और इसके अंतर्गत है राजनीतिक शक्तियां सरकार को दे दी गई। गांधी जी ने इस कानून का विरोध करने का निश्चय किया था। तो यानी कि रोलेट एक्ट अपने भाषा में यह बोला जाए तो रोलेट एक्ट एक प्रकार का काला कानून था जिससे किसी व्यक्तियों को बिना उसके अनुमति से बिना वो कुछ गलत काम करे या ना करे उसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था और उसे ना किसी वकील के द्वारा ना किसी दलील के द्वारा उसे छुड़ाया जा सकता था। यानी जब तक अंग्रेज चाहे तब तक उसको उसे बंद कर दिए थे और इसको दूर करने के लिए गांधी जी ने अपना आंदोलन चलाए थे। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट का आंसर आप लोगों के बीच लाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।